तो अगर भगोड़े आएंगे लड़ने तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि हम तो योद्धा हैं। योद्धा का ही पीठ दिखा के नहीं भागता। ये बोल रहा हूँ। नहीं, आपकी बात हमारे भाई बिल्कुल सही है। मैं मानता हूँ कि ये इस क्षेत्र में कुछ, मैं देख रहा था अभी कांग्रेस के कई नेताओं का बयान, बनेरू जी का, कई लोगों का, वो कह रहे थे अगर किसानों के लिए सरकार कुछ गलत करेगी तो हम पहले व्यक्ति होंगे जिसका विरोध करेंगे। दराव में आपको और कोई समस्या नजर नहीं आई? बहुत समस्या नजर आई। आदाब, मैं मोहम्मद अम्मार खान, फ्रीडम टीवी देख रहे हैं आप, वॉइस ऑफ द वॉइसलेस। आज दो बड़े संयोग हुए मेरे पत्रकारिता जीवन में। राजेश शुक्ला मेरे साथ हैं, किच्छा विधानसभा से एमएलए हैं दूसरी बार। पहले मैं संयोग बता देता हूँ। आज है 1 फरवरी 2021, 1 फरवरी 2017। ये आप खबर देख लीजिए फ्रेम में, और ये आज ही के दिन छपी थी। तारीख सेम है, भाजपा कार्यकर्ता को नहीं मना पाए रावत। और ये मैंने ही खबर लिखी थी जब मैं अमर उजाला ज़िला कार्यालय में तैनात था। संयोग ये था कि आज हरीश रावत, जिनके खिलाफ मैंने खबर लिखी थी, वो भी मुझे मिल गए। और मैं ये नहीं कह सकता मैंने इनके फेवर में लिखी थी, ये भी मुझे मिल गए। क्योंकि पत्रकार का काम सिर्फ जो हकीकत है वो बयान करना। आप थोड़ा इसको पढ़ेंगे खबर को तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। यहाँ दरऊ गांव है, वहाँ एक कार्यकर्ता हैं भाजपा के बहुत पुराने, राजेश शुक्ला साहब के अमर खां, और वो जब सीएम उनके घर पहुँचे तो वो वापस चले गए। तत्कालीन सीएम हरीश रावत। तो ये एक कह सकते हैं वफादारी होती है अपने नेता के लिए, कार्यकर्ता के लिए। सर, पहला मेरा सवाल ये है, पहले तो आप फ्रीडम टीवी के दर्शकों को अभिवादन कर दीजिए। जी नमस्कार सभी दर्शकों को, और फ्रीडम टीवी के सभी चाहने वालों को मेरा सादर नमस्कार। मेरा पहला सवाल ये है, 2017 में फॉर्मर सीएम हरीश रावत, 2022 में उन्हीं के हवाले से कह रहा हूँ, बेहड़ साहब के हवाले से, कि वो यहाँ उम्मीद जता रहे हैं, फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर हैं, रहे हैं कांग्रेस सरकार में 22 में। आपकी किस्मत में पैराशूट उम्मीदवार क्यों रहते हैं? मेरे तो अच्छा है, पैराशूट आते हैं तो उन्हीं के दल के लोगों में रहता है कि बाहरी हैं या पैराशूट हैं। मैं देख रहा था अभी कांग्रेस के कई नेताओं का बयान, बनेरू जी का, कई लोगों का, वो कह रहे थे कि हमने मेहनत की है, हमने फसल उगाई है, कुछ दूसरे लोग काटने आ रहे हैं जिन्होंने संघर्ष नहीं किया। तो अच्छा है। तो अब कांग्रेस की अपनी उनकी रणनीति है, अब उनका अपना निर्णय है, वो किसको भेजते हैं, किसको भेजेंगे भगवान जाने। लेकिन अगर इस तरह के लोगों को भेजें जो अपने क्षेत्र से नकारे गए हैं 2-2 बार और लंबे भारी वोटों से हारे हैं और क्षेत्र छोड़कर भाग रहे हैं, तो अगर भगोड़े आएंगे लड़ने तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि हम तो योद्धा हैं। योद्धा का ही पीठ दिखा के नहीं भागता, और जो भागता है वो योद्धा नहीं होता। तो जो भगोड़े लोग आ रहे हैं, अपना मैदान छोड़ कर आ रहे हैं, तो ऐसे लोग तो मेरे लिए आसान रहेगा। तो आपको नहीं लगता फिर कोई आपके कार्यकर्ता को मनाने जाएगा? पिछली बार हरीश रावत पहुंच गए थे दरऊ, इस बार हो सकता है बेहड़ साहब फिर तोड़ने की कोशिश करें। देखिए, मनाने का प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि 2012 में जब किच्छा और रुद्रपुर विधानसभा बटी, उसके पहले हम 2 चुनाव लड़े थे। रुद्रपुर किच्छा विधानसभा एक ही सीट थी और हम दोनों लड़े थे। एक बार मैं सपा से लड़ा था, भाजपा से लड़ा था। 12 में जब किच्छा और रुद्रपुर अलग हो रही थी, उस समय तिलक राज बेहड़ जी ने रुद्रपुर को चुना, और किच्छा में उन्होंने 5 साल पहले से तय कर लिया था कि अब यहाँ नहीं लड़ना, इसलिए यहाँ काम करने ही बंद कर दिए थे। यानी लगभग मैं कह सकता हूँ 2007 के बाद उन्होंने यहाँ कोई ऐसा काम नहीं किया जिसे उल्लेखनीय कहा जाए। तो अब जब 2 बार आप वहाँ हार लिए, तब आपको किच्छा की याद आई है। और दूसरे मैं था जिसने ये देखते हुए भी कि किच्छा में लगभग बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक मतदाता हैं, उसके बाद मैंने किच्छा को चुना और जीता, सेवा की, और इतनी सेवा की कि दोबारा मुख्यमंत्री सामने आ गए तो उनको भी जनता ने हरा के मुझे चुन लिया। तो मुझे लगता है कि इस बार जब मैं दोबारा चुना गया हूँ, और फिर जब मैंने यहाँ पर मॉडल कॉलेज का काम किया है, हवाई अड्डा लाने का काम किया है, आपके पुलों का निर्माण करा रहा हूँ, नगर पालिकाएँ बना रहा हूँ, सड़कें बना रहा हूँ, मेडिकल कॉलेज जो रुद्रपुर में अधूरा छोड़ गए थे, जो बना नहीं पाए थे, उसके लिए पैसे लाया हूँ, भारत सरकार 350 करोड़ रुपए। तो मुझे नहीं लगता कि किच्छा की जनता मुझ पर अविश्वास करेगी, बल्कि मेरे लिए अच्छा होगा कि ऐसे फूके हुए कारतूस आएंगे तो मेरा अच्छा होगा। फूके हुए कारतूस आएंगे, अच्छा होगा। आपने कहा अल्पसंख्यक जो मतदाता हैं उनके भरोसे आ रहे हैं, तो आपको लगता है अल्पसंख्यक मतदाताओं का जो आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है?
या आप पर इतना भरोसा नहीं लगता है कि अल्पसंख्यक मतदाताओं की ओर से जब प्रत्याशी आए हैं, जब चाहे नगर पालिका में आए हों कांग्रेस की ओर से या विधानसभा में आए हों, इसलिए थोड़ा मैं माफ़ी चाहूँगा, अल्पसंख्यक की आप जब बात कर रहे हैं, क्योंकि हाजी सरवर यार खुद यहाँ से लड़े, अगर वो भी उस हिसाब से तो उन्हें जीत जाना चाहिए था। बिल्कुल, अगर जीत जाना चाहिए था, अगर कांग्रेस के लोगों ने उनको धोखा नहीं दिया होता तो। उस समय कांग्रेस का मैं नाम लेना ठीक नहीं रहेगा, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने उस समय मेरा साथ दिया था। अब मैं नाम लूँगा तो बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। तो ये ऐसा क्यों होता है कांग्रेस में? पिछली बार भी यही सुनने को मिला कि जो हरीश रावत हारे वो उन्हीं की पार्टी की गुटबाजी थी, और आज भी मैं यहाँ कवर कर रहा था तो एक धड़ा यहाँ पे बर्थडे मना रहा था, एक वो वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे किसानों के लिए। तो आपको लगता है अभी है इन लोगों में गुटबाजी और इसका लाभ मिलेगा खासकर राजेश शुक्ला को? देखिए, मैं किसी भी दल में अगर गुटबाजी होगी, विरोध होगा, तो उसका नुकसान हमेशा उस दल को होता है, फ़ायदा दूसरे दल के लोग उठाते हैं, चाहे हमारा दल हो चाहे कोई दल हो। कांग्रेस को स्पष्ट होना चाहिए, कांग्रेस बुरे दौर से गुजर रही है, कांग्रेस पर खोने के लिए कुछ नहीं है, 11 सीटों में सिमट गए हैं। अब तो हिम्मत जुटाएं, अब तो सच बोलें अपने उन नौजवानों से जो हिम्मत जुटाने के लिए तो आ रहे हैं यहाँ पर। कहाँ जुटा रहे हैं? अगर हिम्मत जुटाओ तो उन्हीं को डिक्लेयर कर देते। अभी भी धोखाधड़ी की बातें कर रहे हैं। किन को डिक्लेयर कर देते? जो हिम्मत जुटाने की बात कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस को स्पष्ट रूप से अपने किसी कार्यकर्ता को तय कर देना चाहिए कि ये लड़ेगा, वो मेहनत करे, लेकिन कांग्रेस अभी भी धोखे में रख रही है। इससे नतीजा होता है कि बाद में लोग फिर उनसे खिलाफ खड़े होते हैं। मेरी हरीश रावत से बात हुई, इंटरव्यू किया, वो कह रहे हैं मैं खुद बाहरी हूँ। हरीश रावत अब बाहरी हैं कि भीतर? अब देखिए राजनीति अंदर और बाहर की हो गई है। तो वो बेहड़ साहब कह रहे हैं मैं तो यहीं का हूँ, किच्छा का, गिरधरपुर का हूँ। तो उस हिसाब से फिर आप कहना है कि 2012 में उनको तय कर लेना चाहिए था कि उन्हें किच्छा में आना है कि रुद्रपुर आना। अगर वो 2012 में उन्होंने मलसा, गिरधरपुर और किच्छा को चुना होता तो आज ये सवाल खड़ा नहीं होता कि वो रुद्रपुर से यहाँ आ रहे हैं। देखिए, तो कब तक छुपाएंगे बेहड़ जी? तो दुनिया में जाएगी बात कि रुद्रपुर में 2 बार हार के भागे हैं वहाँ से। ये हर आदमी कह रहा है, उनके दल के लोग कह रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि वो भाग के आ रहे हैं। इस बात को मैं भी मानता हूँ। अब तो खुलकर तो भगोड़े क्यों हो रहे हो भाई? आपको क्या रुद्रपुर की जनता विश्वास नहीं है? और अगर रुद्रपुर की जनता आपको नालायक मानती है तो किच्छा जनता को लायक कैसे मान लेगी? बहुत दूर की बात भी नहीं है। या तो राहुल गांधी की तरह वायनाड भाग जाओ बहुत दूर। तो राहुल गांधी जब अमेठी में हारने लगे केरल चले तो केरल भाग गए, इतनी दूर की वहां के लोग जान ना पाए कितना निकम्मा आदमी है। तो अगर इनको भागना ही है तो या तो बहुत दूर भाग जाते, कहीं हरिद्वार, उत्तरकाशी, कहीं दूर भाग जाते जहाँ लोग नहीं जानते। यहाँ के लोग तो रुद्रपुर की हर बात जानते हैं। उनको पता है कि जब ये आदमी रुद्रपुर में एक मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य मंत्री रहते भी नहीं बना पाया, कुल 2 करोड़ रुपए ला पाया 350 करोड़ रुपए के काम में, और दूसरा राजेश शुक्ला है जो बिना मिनिस्टर बने अपनी सरकार के, भारत सरकार से पैसे लाके बना रहा है। तो लोगों को दिखाई दे रहा है भाई, लोग क्यों चुनेंगे निकम्मे आदमी को? क्यों चुनेंगे? वह लोग अपना होता हुआ विकास क्यों रद्द करेंगे? आज किच्छा नए लेवल में जा रहा है। आज किच्छा अपना अमृतसर कलकत्ता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहा है। आज किच्छा अपना 2400 करोड़ का हवाई अड्डा बना रहा है। आज किच्छा अपने अस्पताल को सुधार रहा है, अपना बच्चों के लिए मॉडल डिग्री कॉलेज बन के खड़ा हो रहा है। तो आज किच्छा इन सारे विकास की पृष्ठभूमि में जहाँ 3-3 नगर पालिकाएं बन रही हो, क्यों छोड़ के जाएगा भाजपा को? आपको लगता है कि 2022 का चुनाव किच्छा में जातीय समीकरण भर रहेगा या विकास मुद्दा रहेगा? और मैं एक बार मैं अपनी बात पूरी कर लूँ। आपने इस चीज़ को कहीं ना कहीं रद्द कर दिया है, क्योंकि किच्छा में भी जब भी चुनाव हुआ है कांग्रेस हमेशा जातीय समीकरण पर चुनाव लड़ती है, लेकिन आपने, और ये कहना चाहिए, आलोचना मैं भी करता हूँ आपकी, और वो होनी भी चाहिए, हमारे कुछ सवाल हैं वो भी हम आगे लेंगे, लेकिन आपने उस चीज़ को कहीं ना कहीं फेल किया है कि किच्छा के लोग अब जातीय समीकरण पर वोट नहीं डालते। विकास जो है वो चाहत भर मुद्दा है यहाँ पर। तो आपको लगता है इस बार भी ये 2022 का रहेगा? देखिए, किच्छा में उस समय हरीश रावत जी ने मुस्लिम वोट और पहाड़ वोट गिन लिए थे, 36,000 जो ऑफिशियल गिन लिए थे। लेकिन जब वो मुस्लिमों में गए तो उनको अमर खां जैसे लोग मिले जिन्होंने कहा कि हम उन लोगों को चुनेंगे जो हमारे सुख दुख के साथी हैं। और जो पहाड़ के क्षेत्र में गए तो चाहे शांतिपुरी गए, चाहे देवरिया गए, हर जगह हार के आए। तो ये किच्छा के प्रबुद्ध लोग हैं, जमीनी लोग हैं, मजबूत लोग हैं, ये समझते हैं कौन हमारा हितैषी कौन नहीं है। और जो लोग जाति वोट गिन कर आएंगे, जो जनता के सुख दुख से मतलब नहीं रखेंगे, आज जो लोग आ रहे हैं उन्होंने पिछले 10 सालों से यहाँ मौत में भी आना जाना छोड़ दिया था अपनी बिरादरी में। आज जो बिरादरी की बात कर रहे हैं, अपनी बिरादरी के, मैं देखता था शमशान घाट में पंजाबी समाज के लोगों की मौत में नहीं दिखाई देते थे ये लोग जो आज भाग के आ रहे हैं रुद्रपुर से।
तो आज जनता ये देखती है कि भाई हमारे सुख दुख का साथी कौन है, जनता ये देखती है कि मेरे संघर्ष में कौन साथ रहा है, मेरा विकास किसने किया है। आज चल के देखिए ना, आप शिमला देखिए, आप चल के मलसा देखिए। जो आप खुद को मानते हैं किच्छा के जनता के लिए सुख दुख का साथी खुद को? बिल्कुल मानता हूँ। मैंने पिछले 20 सालों से मैं किच्छा में, शायद ऐसा कोई घर नहीं रहा होगा जिस घर के सुख दुख में मैं खड़ा नहीं हुआ हूँ, ऐसा कोई ओकेजन नहीं रहा होगा जहाँ मैं नहीं मिला हूँ, ऐसा कोई विकास कार्य किसी गाँव। आज तो नहीं पहुँचे आप किसानों के उसमें, किसान धरना दे रहे थे चीनी मिल में? नहीं, किसान नहीं दे रहे थे, कांग्रेस के लोग दे रहे थे, तो उसमें मेरे जाने का क्या मतलब है? किसान बात करें हमसे, एक दो होंगे कांग्रेस के, सारे तो नहीं हो सकते। नहीं, देखिए किसान आके बात करें ना हमसे, हम बताते हैं उनको कि क्या दिक्कतें हैं, हम बताते हैं कि क्या 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 गलत हमको बताएं। हम भी तो किसान के घर से पैदा हुए हैं, हम खुद किसान हैं। अगर किसानों के लिए सरकार कुछ गलत करेगी तो हम पहले व्यक्ति होंगे जिसका विरोध करेंगे। आपको नहीं लगता किसान आंदोलन आपकी आगे मुश्किलें? तो आपको क्या पूरे देश को लगता है कि किसान आंदोलन कौन लोग चला रहे हैं? कौन सा झंडा उसमें लहराया जा रहा है? देश विरोधी तोड़ने की बातें हो रही हैं, तिरंगा जलाने की बात हो रही है। जिस झंडे की आप बात कर रहे हैं, पीएम मोदी उसको सर पे बांटते हैं, वो तो एक वो निशान झंडा साहिब है। नहीं, एक देश अलग अलग बांटने का झंडा। लेकिन आप कुछ लोगों को टारगेट करके उस झंडे का मैं सम्मान करता हूं जिसको मोदी सिर पे लगाते हैं। मैं उस झंडे की बात कर रहा हूं जो इसी देश में एक अलग देश के निशान बनाने की बात करता है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि लाल किले पे झंडा तिरंगा उतारना किसी आंदोलन और भारतवासी को मंजूर नहीं है। लेकिन तिरंगा कहाँ उतारा सर? वो तिरंगा तो वहीं, तो आपकी चैनलों से हम लोगों ने देखा कैसे उतारा, कैसे चढ़ाया। चलिए हमारा खैर वो मुद्दा नहीं है। मेरा सीधा सवाल यह है, किसान आंदोलन फर्क राजेश शुक्ला की जो सीट है आने वाले 2022 चुनाव में थोड़ा बहुत मुश्किल खड़ी करेगा आपके लिए, आपकी विधानसभा में? हम इतनी बड़ी विधानसभा में सिर्फ आपके पास है, आपसे बात। मेरा ये मानना है कि किसानों के लिए जो कानून भारत सरकार लाई है, उसने भी, वो सरकार ने, संसद ने उससे पूरा विचार विमर्श किया। उसके बावजूद अगर संसद में इस पर वोटिंग भी हुई, उसके बावजूद अगर जनता सड़क पर उतरी, कुछ किसान उतरे, सरकार ने उसका संज्ञान लिया, सरकार ने किसानों से बातचीत भी की और सरकार ने उस एक्ट को 1.5 साल के लिए स्थगित भी किया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि भारत की सरकार किसानों के बात को समझेगी और किसानों की समस्याओं को समझती है और किसानों के हित में निर्णय लेगी, और ये जो आंदोलन है ये भी समाप्त होगा और सारे किसान पूर्व की भांति हमारे साथ रहेंगे। तो कांग्रेस उस हिसाब से इतनी मुश्किलें खड़ी करने वाली नहीं है 2022 में आपके लिए? कांग्रेस खुद मुश्किलों में घिरी हुई है, वहाँ नेता का झगड़ा है, सेनापति बनने का झगड़ा लेकिन है। आपके मैं अभी के लोगों को सेना है नहीं, सेनापति का झगड़ा है, 11 आदमी कुल बचे हैं। हाँ, वो तो खुद कह रहे हैं। और उनकी स्थिति इतनी खराब है कि उनके 3 नेता आपस में बातचीत तक नहीं करते, बोलचाल तक नहीं है। बड़े 3 नेता जो होते हैं, जो मुख्यमंत्री स्तर पर रहे हों या जो प्रतिपक्ष के नेता हों या अध्यक्ष हों पार्टी के, इन लोगों में आपस में बोलचाल तक नहीं है। प्रभारी के आने पर लोग एक साथ बैठते हैं, वरना एक साथ बैठते तक नहीं है, एक दूसरे खिल्लियाँ उड़ाते हैं। यहाँ भी आप देख रहे हैं 9 दावेदार उन्होंने पैदा कर रखे हैं और फिर तीसरे आदमी को बाहर से लाने की कोशिश भी कुछ लोग कर रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस बिखरी पड़ी है, विभाजित है, और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व से लेकर यहाँ तक उनमें हिम्मत नहीं बची है। भाग कर जान बचाने की राजनीति उतर रहे हैं। राहुल गांधी में भी दम होता तो अमेठी से भागते नहीं, हरीश रावत पिथौरागढ़ से नहीं भागते, कुछ लोग रुद्रपुर से भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो भागने वाले सफल नहीं होंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता योद्धाओं को पसंद करती है, भगोड़ों को नहीं। आपने कहा वो बाहर से ला रहे हैं किसी उम्मीदवार को, तो सुनने में तो मैं तो लोगों के बीच में हूँ, लोग ये कह रहे हैं कि आपका भी टिकट हो सकता है खतरे में, टिकट कट सकता है, कोई और प्रत्याशी यहाँ लाइन में है। मैं नाम भी ले रहा हूँ ऑन कैमरा, अजय तिवारी हैं जो यहाँ से 2022 का टिकट प्राप्त कर सकते हैं। कौन अजय तिवारी, कहाँ रहते हैं ये? आप नहीं जानते? हम तो नहीं जानते, ऐसा कोई नाम भी नहीं है, ऐसा कोई चर्चा भी नहीं है। आपकी पार्टी के काफ़ी लोग हमारी पार्टी में कह रहे होंगे लोग, जो लोग, मुझे तो मैंने नहीं सुना आज तक। मैं तो आज पहली बार आपसे नाम सुन रहा हूँ। आपने नाम नहीं सुना? ना, मैंने नहीं सुना। शिक्षा मंत्री के साथ रहते हैं, खास गदरपुर में है, तो गदरपुर में रहते होंगे तो शिक्षा मंत्री के खिलाफ टिकट मांग रहे होंगे, आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा फिर। यहाँ तो हमने सुना नहीं है। मैं यहाँ घूम रहा हूँ, लोग मुझसे कह रहे हैं कि कई जगह सोशल मीडिया पे भी ये चीज़ें चल रही हैं। हालांकि मैं व्यक्तिगत नाम नहीं ले रहा हूँ, नाम ले रहा हूँ, भावी प्रत्याशी लिखा जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ, देखिए ऐसा है, डेमोक्रेसी में किसी को कुछ भी लिखने, पढ़ने, कहने, सुनने की आज़ादी है। पिछली बार मेरे विरुद्ध एक चीफ सेक्रेटरी टिकट मांगने आ गए थे भारतीय जनता पार्टी का, शर्मा थे, मैं पूरा नाम बहुत पावरफुल ब्यूरोक्रेट थे। लेकिन हमारी पार्टी में डेमोक्रेटिक सिस्टम है और यहाँ तो चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर भी कहीं ना कहीं नियमों कानून से बंधे होते हैं। हमारे यहाँ सर्वेज होते हैं, चीज़ें होती हैं, 3-3 सर्वे अब तक हो चुके। उनको हमारे हाईकमान को एक विधानसभा के एक बूथ का पता है कौन कितने पानी में है। इसलिए यहाँ कोई भाजपा की आंखों में धूल नहीं झोंक सकता,
कोई गणेश परिक्रमा करके, चापलूसी करके, प्रभारी को पटाकर, पैसे देकर भाजपा में टिकट नहीं मिलते। भाजपा में बूथ लेवल तक उनकी तैयारी रहती है, बूथ लेवल तक उनके पास पन्ना प्रमुख है। हमारे पास एक पेज पर जितने वोट होते हैं उसके लिए भी एक कार्यकर्ता, हमारा एक टीम फिक्स है उसकी। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ चीज़ों को बड़ा अध्ययन करके देते हैं। अगर सर्वे में मेरा नाम होगा तो ब्रह्मा विष्णु महेश मेरा टिकट नहीं काट पाएंगे, और अगर जनता से मेरा नाम नहीं आएगा तो कोई ब्रह्मा मुझे दिला नहीं पाएंगे। जनता फेवर में है? अभी तो जनता बताएगी सर। आज तक बीच में जा रहे होंगे तो मैं तो जाता हूँ, जनता मुझे हाथ लेती है, मुझे बहुत प्यार करती है, मेरे लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे कलेजेस लगा के रखते हैं। मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि जब मैं हारा हूँ चाहे जीता हूँ, मैं किच्छा छोड़ के भागा नहीं हूँ। जब मैं में रहे आप? हारा तब भी किच्छा में रहा, जीता तब भी किच्छा में रहा। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। अगर 22 में टिकट नहीं मिला? अगर अगर का पुलाव और मगर की सब्जी में नहीं खाता सर। अगर की दाल, मगर का पुलाव, एक टिकट नहीं मिला, प्लान भी तो रहता है। अब ऐसी बातें जिसका कोई औचित्य नहीं मिला तो जिसको मिला उसको लड़ाएंगे। पार्टी हाईकमान जिसको देगा उसको जी जान से लड़ाएंगे। जिसके पास कमल का फूल होगा वही हमारा नेता होगा। जनता के बीच जाते तो कांग्रेस ही वहाँ धरना दे रहे थे पुल को लेकर, आज के रपटा पुल को लेकर के। लेकिन मैंने आपका जब पिछला इंटरव्यू किया था तो आप कह रहे थे कि हमारा मतलब वर्क ऑन प्रोग्रेस है और बहुत जल्दी वो पुल बनने वाला है। तो आप उस वक्त झूठ बोल रहे थे या ये लोग झूठ बोल रहे हैं? ऑन रिकॉर्ड है कि ये पुल कांग्रेस के राज में, मैंने मुख्यमंत्री से कहा था उस समय, बहुगुणा जी से, उन्होंने इसको पास किया था। लेकिन बाद में कुछ कांग्रेसी यहाँ से गए, उन्होंने कहा साहब बड़ा पुल नहीं, इसे रपटा पुल कर दीजिए। मुख्यमंत्री ने रपटा पुल कर दिया। रपटा पुल सिडकुल को काम बनाने के लिए दिया गया। उत्तर प्रदेश राज्य के निर्माण निगम उसकी कार्यदायी संस्था मंजूर हुई। कांग्रेस के 5 साल में, अब मैं नाम नहीं लूँगा, हल्द्वानी के कांग्रेस के नेता इसके ठेकेदार बन के आए इस पुल के, और उन्होंने वो पुल आधा अधूरा बना के छोड़ के भाग गए, जो ऑन रिकॉर्ड है। मेरी सरकार आने के पहले की बात है। तो ये धरना अगर उस समय देते ये लोग, कांग्रेस के लोग, शायद दिन ही नहीं देखना पड़ता। आज बात हो रही थी, कह रहे हैं 25 को फिर देंगे। नहीं, वो रोज दें, हमें कोई दिक्कत नहीं, उनके पास कोई काम नहीं बचा। आप जनता से संवाद नहीं कर पा रहे हैं क्या बेहतर तरीके से? नहीं, जनता थोड़ी आई पुल धरना देना। नहीं, वो उनके बीच में जा रहे हैं, वो लोग कह तो सकते थे। जनता पुल देने आई है क्या? जनता धरने पे आई है क्या? लेकिन जहाँ जा रहे हैं धरना दे रहे हैं वो तो कह सकते थे कि जाके रपटे बैठे हैं, वहाँ जाके वहाँ कौन मिलेगा आपको नदी में बीचों बीच में? ये जनता में, जहाँ जनता रोज देख रही है, जनता ने देख लिया कि उस पुल के लिए मैंने मुख्यमंत्री को ला करके उसकी शिकायत करी, उसकी जांच हुई, उसमें जो कार्यदायी संस्था थी वो भ्रष्ट पाई गई, उस पर मुकदमा कायम हुआ, सीज किया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री जी किच्छा आए, उन्होंने मेरे कहने पर बड़े पुल की घोषणा की। उस घोषणा के बाद उसका स्वीकृति निकली, उसका टेंडर हो गया, और ये टेंडर अखबार में छप गया, तब धरना देने आ रहे हैं कांग्रेसी। उनको पता चल के पुल बनने जा रहा है, अब धरना दे दो। तो ये जो झूठी नौटंकी करते हैं उसे जनता कभी स्वीकार करने वाली नहीं। कांग्रेस को फिर इतनी मोहब्बत क्यों है आपसे? हम जिस घर में बैठ के बात कर रहे हैं वो तो उस पर भी कहते हैं कि ये जो राजेश शुक्ला का घर है ये भी विवादित ज़मीन पर है, इसके भी पूरे कागज़ नहीं है। तो आए कागज देखने, बताइए कहाँ कागज दिखाऊं? एक दिन तय कराइए कांग्रेस उजाला में रहा। नहीं, एक दिन तय कराइए कांग्रेसियों से, उस दिन मैं इस घर के कागज भी दिखा देता हूँ। आप पर इतने पर्सनल अटैक क्यों होते हैं? कागज भी दिखा देता हूँ। लखनऊ में जहाँ आवास विकास ने इस आवास की बोली लगाई, उस बोली में मैं शामिल हुआ, वो टेंडर अखबार का दिखा देता हूँ। वहाँ से मैंने नियमानुसार इसको लिया, वो दिखा देता हूँ। अब मेरे विरुद्ध कहने के लिए कुछ है ही नहीं बेचारों के पास, तो झूठ के अलावा और अफवाह के अलावा क्या कर सकते हैं? काम मैं कर रहा हूँ, जो वो सर्जन नहीं दे पाए। एक मैंने सर्जन दिया किच्छा अस्पताल को, 12 डॉक्टर दे दिए मैंने, मेरी सरकार ने। सर्जन कौन है यहाँ पर? अश्विनी चौबे। उन्हीं की भी बहुत शिकायतें आ रही थी। लोग तो होंगी तो उसका जवाब वो देंगे, लेकिन जनता से पूछिए। मैं था यहीं तरह में, लोग कह रहे हैं कि उनके पास जाओ, तो वो इसलिए मैं आपके संज्ञान में डाल दूँ। मैं उनकी व्यक्तिगत एक पर्सनल शिकायत नहीं कर रहा कि वो बहुत ज़्यादा मतलब, मेरे रिश्तेदार तो है नहीं, ना मेरे घर के व्यक्ति हैं, सरकार के नौकर हैं, सरकार के। मैं जनता की शिकायत आपके पास, डॉक्टर को चुना है। जनता की जो भी शिकायत आएगी उसकी हम जांच करेंगे, और निश्चित रूप से अगर कोई दोषी होगा तो कार्रवाई होगी। लेकिन जब मैं अस्पताल में जाता हूँ तो जो मैं देखता हूँ रोज 5, 7, 8 ऑपरेशन कर देते हैं। वहाँ के गरीब लोग जो मुझे मिलते हैं, ऑपरेशन कराने आए होते हैं, उनको भगवान कहते हैं। और यहीं के नहीं, बहेड़ी के आते हैं, खटीमा के आते हैं, उत्तरकाशी के आते हैं, पूरे प्रदेश से आते हैं। और इससे पहले जहाँ वो थे, जब उनका ट्रांसफर हुआ, वहाँ लोग रोए, उनके लिए धरने दिए, अखबारों में छपे। तो अब ठीक है, कोई विरोध भी करता होगा, लोकतंत्र है, तो किसी से गलत किया, आम मरीज थे और आज हमारी बात हो गई। मरीज के साथ अगर उन्होंने गलत किया होगा तो उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, मैंने कहा डॉक्टर सर्जन नहीं था, सर्जन की नियुक्ति मैंने कराई, जबकि हरीश रावत जी ने घोषणा की लेकिन नहीं दे पाए। चलो अश्विनी चौबे से अच्छा देते से कम दिया ही नहीं। किच्छा के अस्पताल में 20 साल से मेरे एमएलए बनने के पहले से सर्जन नहीं था, जबकि इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी स्वास्थ्य मंत्री थे।
बिहार साहब जो आज फिर आ रहे हैं, एक सर्जन नहीं दे पाए थे। किच्चा का अस्पताल जमाने से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, इसका अपग्रेडेशन हो जाना चाहिए था। आज हम इसको नगर चिकित्सालय बना रहे हैं, उसमें इसका अप्रूवल चला गया। 17 में जो विजन था आपका किच्छा कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर कि मुझे ये काम कराने, आपको लगता है आप काफ़ी हद तक उसमें कामयाब रहे? 90% काम पूरे कर चुका। क्या ऐसे काम है जो होने थे नहीं हो पाए? केवल एक काम नहीं हो पाया, किच्छा चीनी मिल में एथेनॉल प्लांट लगना था, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, लेकिन बाद में जब समीक्षा हुई तो ये तय हुआ कि 3 चीनी मिलों को मिला के हम एक जगह बड़ा प्लांट लगाएंगे। और चूँकि बाजपुर मिल, गदरपुर मिल और रुद्रपुर मिल और सितारगंज मिल और क्या कहते हैं आपका काशीपुर की मिल और नादेही मिल, इन सब का सेंटर बाजपुर आ रहा था, क्योंकि सितारगंज बंद पड़ी हुई है आजकल। तो फिर ये तय हुआ अभी अप्रैल में वो तय हुआ कि अब बाजपुर में लगेगा वो एथेनॉल प्लांट, जिसमें पूरे जिले का सीरा इकट्ठा होगा। तो वो एक कह सकता हूँ मेरी एक योजना पूरी नहीं हो पाई। बाकी मैंने रपटा पुल की जगह बड़ा पुल के लिए प्रथम चरण का पैसा ले आया। शांतिपुरी जो सड़क का हाईवे बननी थी, जो डबल लेन बननी थी, उसका मैं प्रथम चरण का पैसा ले आया, उसमें यूटिलिटी शिफ्टिंग हो रही है। जो किच्छा पाहा नदी में कवर करके नहर बननी थी, उसके फर्स्ट फेज़ का पैसा आ गया, उसकी यूटिलिटी शिफ्टिंग हो रही है, उसका सेकंड फेज़ का पैसा आएगा। इसके अलावा मैं डिग्री कॉलेज हमारा बन के तैयार हो रहा है और तब तक हमने यहाँ पढ़ाई शुरू करा दी। मॉडल डिग्री कॉलेज हम बना रहे हैं। हम पंतनगर का अपना हवाई अड्डा किच्छा के करीब ले आए और उसकी कितनी कोशिशें की लोगों ने इसको हटाने के लिए। खुद कांग्रेस ने विरोध किया, हरीश रावत जी ने बयान दिया, उसके बावजूद हमने उसमें 1072 एकड़ ज़मीन उस हवाई अड्डे को दिलाने में कामयाबी पाई है। और हिंदुस्तान का नहीं, विश्व का 5वें नंबर का हवाई अड्डा बन रहा है लंबाई चौड़ाई के हिसाब से। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे क्षेत्र की सड़कें हों, चाहे हमने लालपुर को नगर पालिका बनाने की बात की थी, सुरौली किला को नगर पालिका बनाने की बात की थी, 15 को नगर पालिका बनाने का फ्लाईओवर अभी भी रुका हुआ है सर। वो मेरा नहीं है, वो NH का मामला। देखिए वो मेरी विधानसभा में स्टेट का नहीं है ना, विधानसभा से तो गुजरेगा, वो स्टेट का नहीं है, भारत सरकार का सब्जेक्ट है और उस पर भी काम हो रहा है। अब वो ठीक है कि हमसे पहले कांग्रेस सरकार ने दिया था ये काम, 4 साल से देख रहा हूँ कांग्रेस सरकार ने दिया था गल्फार को काम, और गल्फार एक डिफॉल्टर सुसाइड कंपनी निकली। इसमें हम क्या कर सकते हैं? जब तक उनका टाइम बाउंड था तब तक उनको हम फॉरफिट भी नहीं कर सकते थे। अब उनका टाइम बाउंड पूरा हो गया, नहीं बना पाए, हम लोग बना रहे हैं उसको। जनता की तरफ से आप पूछ तो सकते हैं ना? नहीं, पूछते रहते हैं। अभी तो लगातार मैं तो हमेशा कहता हूँ आप एकमात्र ऐसे विधायक हैं इस विधानसभा में जो लगातार सेंट्रल मिनिस्टर से मिलते रहते हैं, चाहे वो नितिन गडकरी हो, चाहे प्रकाश जावड़ेकर हो, चाहे मुख्तार अब्बास नकवी हैं, समस्याओं को लेकर। तो आप शायद मेरे मिलने जुलने का नतीजा रहा होगा कि संधू साहब जो इसके NHI के चेयरमैन हैं, उन्होंने उस संस्था को ब्लैकलिस्ट किया है, गल्फार को, उनका फॉरफिट करने जा रहे हैं। और हम इस काम को पूरा करने की बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। आप देखते होंगे, आप इस बीच आपको NH में काम में तेज़ी दिखाई दी होगी, काम बढ़ रहा है। पुल पे भी हमारे जहाँ ओवरब्रिज बनना है, वहाँ एक मिट्टी की समस्या आ रही थी कि मिट्टी कहाँ से आए, तो जिलाधिकारी से मिल करके हमने उस समस्या का निराकरण भी कराया है। और मुझे लगता है कि जल्दी ही NH के पे भी काम हो जाएगा। लेकिन NH के लिए जवाब हमारी भारत सरकार देगी, हमारे माननीय सांसद महोदय देंगे। हम दिशा की बैठक अभी हुई थी, सांसद महोदय ने उसमें NH के अधिकारियों को काफ़ी निर्देश दिए हैं। अभी 27-28 तारीख को थी बैठक, तो उसमें हम लोग गए थे और वहाँ भी ये विषय उठाया था, और मुझे लगता है कि जल्दी में से पूरा करेंगे। सांसद महोदय ने ये भी कहा है कि विधायक जो हैं चाय पे चर्चा करेंगे, बूथ स्तर पे जाएंगे, काम करेंगे। तो आप कहाँ पहली चाय पीने जा रहे हैं? मैं तो रोज़ ही चाय पीता हूँ जनता के बीच में, बूथ पे। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन मैं किसी बूथ के कार्यकर्ताओं से 2-4 बूथों पर नहीं मिलता हूँ। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। तो मैं तो उसी को ओढ़ता हूँ, उसी को बिछाता हूँ। मैं तो 12 महीना 24 घंटा ये काम करता हूँ। मेरा पहले से ही चाय पहले से ही, उनके कहने से नहीं, और पहले से 20 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। मैं रोज़ जनता के बीच रहता हूँ, रोज़ जनता से मिलता हूँ, रोज़ जनता के पास जाता हूँ। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता होगा जिस दिन मैं अगर उधम सिंह नगर में हूँ और मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी किसी गांव या किसी मोहल्ले में नहीं हूँ। अभी कल मैं पंतनगर में था, मैंने वहाँ 800 लोगों के राशन कार्ड बना कर दिए हैं। केवल राशन कार्ड के लिए मैं लगाया था। उससे एक दिन पहले मैं किच्छा में शिविर लगाया था, बहुउद्देशीय शिविर, वहाँ 456 लोगों की समस्या हमने हल की। उससे एक दिन पहले मैं दरों में शिविर लगाया था। उससे 3 दिन पहले हमने लालपुर में शिविर लगाया था। उससे 4 दिन पहले हमने शिमला में शिविर लगाया था। उससे 2 दिन पहले हमने तुर्कागोरी में शिविर लगाया था। तो हम तो रोज लोगों के बीच में हैं। दराऊ में आपको और कोई समस्या नजर नहीं आई? बहुत समस्या नजर आई। जैसे वहाँ पेयजल की दिक्कत थी। एक पानी की टंकी बहुत पहले कहीं बनी होगी किस जमाने में, वो उसमें दरार आ गई है, तो हमने उसका संज्ञान लिया हमने। और जो प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन शुरू किया है, हर घर जल से नल, जिसमें हम 1 रुपये में कनेक्शन दे रहे हैं, उसके प्रथम चरण में दरों गाँव को भी लिया। लेकिन एक समस्या आप भूल गए। क्या?
नशे की बहुत बड़ी समस्या है दरों नशे में, की लोग समस्या दरों लगातार की नहीं है, नशे की दरों हब बन गया है सर। दरों में है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन किच्छा में भी है, और किच्छा में ही नहीं है, इस राज्य में है, और राज्य में ही नहीं है, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ देश में है। अभी हम किच्छा विधानसभा में हैं, लेकिन अभी तो राजेश शुक्ला से सवाल करेंगे। क्या दिक्कत है, उसके लिए थोड़ा सा माँ बाप को और समाज को भी आगे आना पड़ेगा। आप सोचें केवल पुलिस नशा रोक लेगी तो मुझे संभव नहीं लगता, क्योंकि पुलिस 24 घंटा हर घर में नहीं रह सकती। हमें अपने बच्चे में कुछ संस्कार डालने होंगे। लेकिन पुलिस वहाँ आपके कहने पे वहाँ तो थोड़ी सिक्योरिटी या वहाँ पे टाइट कर सकती है ना, जहाँ से नशे का संचालन हो रहा है। बिल्कुल, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। मैंने अभी एक बैठक बुलाई थी अधिकारियों, क्योंकि मैं किच्छा मंडी में गया था, तो वहाँ भी कुछ माताओं ने, बच्चों की माताओं ने मुझसे कहा कि बच्चे बर्बाद हो रहे हैं नशे में। दरों में भी लोगों ने कहा, और मुझे खुद भी पता है कि यहाँ दिक्कतें हैं। मैं लोगों से मिलकर आ रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं, आपकी बात हमारे भाई बिल्कुल सही है। मैं मानता हूँ कि ये इस क्षेत्र में कुछ ज़्यादा नशे को लेकर लोग एक गिरोह काम कर रहे हैं। खासकर जो यंग जनरेशन है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व। मैं इसमें भी आपसे गुरेज नहीं करता कि हो सकता है कि हमारे कुछ पुलिस कर्मियों में से कुछ लोग लिप्त भी हों इसमें, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी मैं डीजीपी साहब को मिला था, जो बहुत पहले मेरे कप्तान रह चुके हैं, बल्कि हम 3 विधायक गए थे एक साथ मिलने। उस दिन भी मैंने इस विषय पर बहुत लंबी चर्चा उनसे की है, और मुझे लगता है कि इस पर बहुत जल्दी हम प्रभावी ढंग से काम करके और नशे के चुंगल से बच्चों को निकालेंगे और नशा कारोबारियों को जेल के शिक्षों के पीछे भेजेंगे। सर, वो सीएम साहब, मैं उस वक्त तो नहीं पूछ पाया, सीएम साहब आधा अधूरा अस्पताल का जो आपका प्रयास से अस्पताल मेडिकल कॉलेज बना, वो उसका वो तो कर गए इनॉग्रेशन। उस वक्त मैं गया, आधे अधूरा अस्पताल नहीं, आप सुन लीजिए क्या किया उन्होंने। जो अस्पताल का ओपीडी वाला पोर्शन था, क्योंकि मेडिकल कॉलेज तो पूरा ही बना नहीं, उसका पैसे अब मंजूर हुए हैं 350 करोड़, इसका टेंडर अभी हुआ है, अब उसका काम बनेगा। अभी हमने केवल जो उसका अस्पताल वाला पोर्शन पूरा किया, उसका मुख्यमंत्री जी ने लोकार्पण किया, और उसको हमने कोविड सेंटर के रूप में वहाँ बहुत सेवाएं दी हैं। मैं खुद यहाँ किच्छा से मरीज ले गया हूँ। हमारे जो व्यापार मंडल के एक अध्यक्ष बने महेंद्र गोयल जी, उनकी माता जी बीमार थी, उनको हम लोग लेकर उसमें कोविड अस्पताल गए थे, वहाँ भर्ती कराया, बहुत लोगों को भर्ती कराया, और वहाँ बहुत सेवाएँ हुई हैं। वहाँ आईसीयू ने काम किया है, वेंटिलेटर वहाँ लगे हैं, और पिछले जिला प्रशासन के समय भी जो सीडीओ और जिलाधिकारी थे, उन लोगों ने भी कुछ प्राइवेट संस्थाओं से भी कुछ चीज़ें वहाँ, बेड्स और कई सुविधाएं वहाँ सुसज्जित कराई हॉस्पिटल को। अभी पर्याप्त हैं सुविधाएं वहाँ पर? देखिए, पर्याप्त इसलिए नहीं है कि वो निर्माणाधीन है। अभी हम कैसे कह सकते हैं जब निर्माणाधीन था तो इनॉग्रेशन कराने की आपको क्या जल्दी थी? उस पोर्शन का हुआ जिस पोर्शन में हमने कोविड चलाया। कोविड हॉस्पिटल का लोकार्पण किया हमारे मुख्यमंत्री जी ने, और कोविड में हमने अच्छी सेवाएं दी है, इसकी तारीफ जनता कर रही है। यह सब एक ऐसा तो नहीं हुआ शुक्ला जी वाहवाही लूटने के लिए सिर्फ अस्पताल का इनॉग्रेशन करा दिया, बाद में निगेटिविटी फैल दी है, अस्पताल अधूरा है, और ये तो आप मुझे अब बता रहे हैं ना, लेकिन लोगों को लग रहा है मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो गया, लेकिन अभी भी वो लोगों को समझना चाहिए था कि मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण नहीं किया था। बाकायदा उसमें अखबार में छपा था कि कोविड-19 के दृष्टिगत जो अस्पताल का परिसर है उसका लोकार्पण करने मुख्यमंत्री जी आए थे, और उसमें हमारे, अब मैं आंकड़े तो नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरे पास आंकड़े भी नहीं है, कहें तो आप मंगा लूँ, उसमें बड़ी संख्या में लोगों ने कोविड-19 के दौरान उनका इलाज वहाँ किया गया है। कोविड वार्ड का मैं खुद निरीक्षण करके आया था, कुछ पेशेंट को मैं भर्ती कराने गया तभी मैं देख कर आया, बहुत अच्छे से वहाँ काम हुआ, और वहाँ जो वेंटिलेटर थे उनका भी लोगों ने उपयोग किया, और वहाँ एक पूरा स्टाफ था जिसने सेवा की है। केवल मुख्यमंत्री जी ने उसी का लोकार्पण किया है। मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण तब होगा जब पूरा मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार होगा, पूरा होगा। मुझे आपसे मैं एक आखिरी सवाल जो मेरा है, जो 2022 तक वैलिड रहे, एक सवाल ऐसा भी होना चाहिए 2022 तक जो वैलिड रहे। राजेश शुक्ला ने पहला जो चुनाव जीता 8000 वोट से जीता, 8000 सरवैयार खां को हराया। दूसरा जो आपका चुनाव था पूर्व सीएम हरीश रावत को हराया आपने 2400 वोट से। अब आपको लगता है ये कि जो इंडिया पाकिस्तान वाला मैच होता है ना, बड़ा सेंसेशनल, आपकी वो वाली फाइट रहेगी बेहड़ साहब से? अब अगर आप हरीश रावत से हरीश तिलक राय बेहड़ को बड़ा नेता मानते होंगे तो ये अब आपका दृष्टिकोण है। मैं क्या मानता हूँ वो मायने नहीं रखता। आप और आप एक सिटिंग मुख्यमंत्री से 2 बार के लेकिन सुनो 2 बार के पिटिंग विधायक को बड़ा मानते होंगे तो ये भी आपका दृष्टिकोण है। वो भी तो, लेकिन वो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, और ये 2 बार के बुरी तरह से पराजित एक विधायक भी नहीं रह गए हैं 2 बार के, तो इनकी तुलना उनसे करना मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हरीश रावत का अपमान है। देखिए, हरीश रावत इनसे बड़े नेता हैं, इसमें कोई 2 राय नहीं है, और उनका कद बड़ा था, और वो सीएम थे, साक्षात सरकार थे। जब उनसे लड़के 2200 वोट से जीते तो मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ, फाइट रहेगी या एक तरफा रहेगा? इनको 22,000 वोट से हराएंगे। 22,000 से? जी बिल्कुल। 2022 का चुनाव राजेश शुक्ला 22,000 वोट से हराएंगे, क्योंकि इनके गुरुजी को 2200 वोट से हराया जब वो मुख्यमंत्री थे तब। ये तो 25,000 से वहाँ से हार के आए हैं,
क्योंकि यहाँ वोट कम है, वहाँ 1.5 लाख वोट थे, यहाँ 1.25 लाख वोट हैं, इसलिए मैं 2-3 हज़ार उसी रेशियो में कम कर दिए हैं। 22,000 वोट से हारेंगे ये। 22,000 से। लेकिन पहले टिकट तो लेकर आए। मुझे तो लगता है कि जो राहुल गांधी जी ने फॉर्मूला तय किया है कि 2 बार के हारे लोगों को टिकट नहीं देंगे, अब पता नहीं इनको देंगे कि नहीं देंगे। तो आपने आज बहुत बड़ी बात कह दी। हाँ? कि वो जो फॉर्मूला है अगर उस पर इम्प्लीमेंट हो गया तो उस हिसाब से क्या पता लड़ भी पाएंगे नहीं लड़ पाएंगे। हाँ, कोई नया आदमी आएगा तो मुझे चिंता होगी, भाई नए के पीछे कोई पता नहीं, लोगों को लगता है कि क्या संभावनाएं हैं, उसको आजमाया नहीं होता है, लोग आजमाने की सोचते हैं। इन्हें कौन आजमाएगा? जो पहले ही नकारे जा चुके हैं, जो पहले रिजेक्ट किए जा चुके हैं। तो मतलब रिजेक्ट माल को कोई आजमाता नहीं है। इतने एक बार को सैंपल तो आजमा लेते हैं लोग, नया सैंपल आया है, पता नहीं काम करेगा नहीं करेगा, लेकिन जो माल में मोहर लगी है रिजेक्ट है, और जहाँ दूर से नहीं बगल से रिजेक्ट है, तो उसको कौन स्वीकार करेगा? 10-12 किलोमीटर भी नहीं, जहाँ से हमारी कंट्री शुरू होती है वहाँ से तो 1 किलोमीटर। रामनगर मेरी विधानसभा बगवाड़ा रुद्रपुर विधानसभा में है। अब जब रामनगर के लोगों को पता ही है और किच्छा तक के लोगों को तो पता ही है कि कौन किस लायक है। आपको बुलाया था जन्मदिन पे केक खाने? जी मुझे नहीं बुलाया, मुझे बुलाते तो तो जाते जरूर जाता। हाँ, अगर उन्होंने किसी को नहीं बुलाया होता तो ही मैं जाता, लेकिन जब उन्होंने सबको काट दिए, बुलाया, मुझे नहीं बुलाया। भाई बड़े लोग हैं, मिनिस्टर रहे हैं, राजा महाराजा हैं, हम गरीब मजदूर लोग हैं, हमें क्यों बुलाएंगे बड़े बड़ों के फंक्शन में? शिकायत अगर बुलाते तो हम जरूर जाते हैं। वैसे यहीं से मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ, पर मैं भगवान करे वो स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, लंबा जीवन जिएं, अपने बच्चों के लिए जिएं, अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार दें वो, ताकि उनके बच्चे भी आगे चलें। क्योंकि कई बार अगल बगल सुनने को बहुत सी बातें मिलती हैं, वो अच्छा लगता है मुझे। ये बहुत अच्छी बात कही चलते चलते कि लोकतंत्र में ज़रूरी है विरोध अपनी जगह है, लेकिन जब आप व्यक्तिगत या एक पर्सनल आपके रिलेशन होते हैं तो आप दूसरे की दीर्घायु के लिए काम ना करें। तो ये मेरे हिसाब से मेरा दिल जीत लिया। जनाब राजेश शुक्ला ने ये बात कही कि वो स्वस्थ रहें, खुश रहें, क्योंकि राजनीति में चीज़ ज़रूरी है और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है। विरोध अपनी जगह है, लेकिन पर्सनल रिलेशन अपनी जगह है। कंक्लूज़न ये है कि 2-3 चीज़ें उन्होंने खुद खारिज कर दी। एक जो रपटा पुल वाली थी, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि वो पुल बनने वाला है। कांग्रेसी जो धरना दे रहे हैं वो गलत है। जिस ज़मीन पर बैठ के आज हम बात कर रहे हैं, इनका आवास है, ये भी पूरी तरीके से जो है वो वैलिड है। बोली लगी थी, MLA कोटा था। और तीसरा ये है कि वो फूके कारतूस हैं, जो उनके शब्द हैं कि फूके कारतूस हैं, और 2022 के चुनाव में वो उनके लिए इतनी मुश्किल खड़ी करने वाले नहीं है, क्योंकि जब फॉर्मर CM आए, वो यहाँ से हार कर गए हैं, तो वो उनकी नज़र में वो इतनी अहमियत नहीं रखते। हालांकि उन्होंने एक चीज़ बहुत ठीक कही कि अगर राहुल गांधी इस चीज़ पे चर्चा करते हैं कि जो कांग्रेस की पॉलिसी है 2 बार जो लगातार हारेगा उसको हम टिकट नहीं देंगे, तो उस हिसाब से अगर टिकट ले आते हैं वो बड़ी बात है। लेकिन उसके साथ उन्होंने ये कहा है कि अगर यहाँ कोई लोकल नेता को कांग्रेस भरोसा दिखाती है, मैं नाम नहीं ले रहा किसी के, 4-5 दावेदार हैं, पिछले इंटरव्यू में आप देख चुके थे, तो हो सकता है कहीं ना कहीं फाइट हो सकती है। बाकी 2022 में क्या होगा, क्या समीकरण रहेंगे, जातीय समीकरण रहेंगे या विकास के मुद्दे रहेंगे, वो जनता तय करेगी। कैमरामैन हारिस के साथ मैं अम्मार खान, फ्रीडम TV, किच्छा।